Hello students, I'm Sarita Bhardwaj, PGT Chemistry from KV number 1 Udhampur, and today this is the last video of surface chemistry, and in this video mainly we deal with leftover properties of colloid, that is electrophoresis, and we will also discuss emulsion, what are different types of emulsion, and the last part of this video will be application of colloidal solution. So let us start with our video. Let us see next property, that is electrophoresis. Electrophoresis is generally used to confirm that colloidal particles are charged in nature. अगर हमें ये confirm करना है कि जो colloidal particles है, we know that colloidal particles are charged in nature. But if we want to confirm that, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज कर सकते हैं. होता क्या है इसमें? मैंने एक U-shaped apparatus लिया है in which I have used colloidal solution. U-shaped apparatus में हमने क्या यूज किया है? colloidal solution यूज किया है और we have taken 2 platinum electrodes और platinum electrodes जो है हमने उसको डिप किया है colloidal solution में and that 2 platinum electrodes are connected with positive and negatively charged cathode and anode, right? हमने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेटअप कर दिया है अक्रॉस द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड. और जब हम अलाउ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फ्लो करने के लिए तो क्या हो रहा है? वी नो कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड इन नेचर. So when electric potential is applied across platinum electrode के across जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? जो कोलाइडल पार्टिकल्स है because they are charged in nature so they will move towards one or the other electrodes. जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो चार्ज है इसलिए वो क्या करेंगे? ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. तो हम कह सकते हैं कि हो क्या रहा है? इसमें मूवमेंट हो रही है कोलाइडल पार्टिकल्स की. किसके इन्फ्लुएंस में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? Electrophoresis is generally the movement of colloidal particles under an applied electric potential. उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे. एंड वी नो दैट द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है कोलॉइड्स के they will move towards positively charged electrode which we call as that cathode and the positively charged particles होंगे they will move towards negatively charged anode, right? So this is known as electrophoresis. Next property is electroosmosis. Osmosis we have already discussed. Osmosis में क्या होता है? In solution chapter we have discussed it is movement of solvent particles, right? या फिर movement of we can say here dispersion medium. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, राइट? दैट इज मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, राइट? अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को किसी तरह से प्रिवेंट कर रहे हैं होने पे, अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्या कर रहे हैं? मूवमेंट जो है कोलाइडल पार्टिकल्स की उनकी मूवमेंट को रोक रहे हैं. वी आर प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बाय एनी मींस. तो क्या होगा? कोलाइडल पार्टिकल्स की जगह जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स है, जो डिस्पर्शन मीडियम है हमारा, इट विल बिगिन टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रोफोरेसिस होने की वजह वहां पे क्या हो रहा है? जो डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या कर रहे हैं? डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल है या फिर डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या करता है? वो मूव करना स्टार्ट कर देता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. बिकॉज इन दिस there is movement of dispersion medium instead of colloidal particle. कोलाइडल पार्टिकल की अगर मूवमेंट होती टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम क्या बोलते हैं? वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है. लेकिन अगर हम मूवमेंट कोलाइडल पार्टिकल्स की रोक रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? कोलाइडल पार्टिकल्स की बजाय क्या मूव करना स्टार्ट कर देगा? डिस्पर्शन मीडियम मूव करना स्टार्ट कर देगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. नाउ सी कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होता है या फिर कोगुलेशन क्या होता है? We know that
लाइपोबिक सोल जो होती है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स पे क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, और अगर एक ही मीडियम की कोलाइडल पार्टिकल्स में लेती हूँ तो उन पे चार्ज क्या होएगा? सेम चार्ज होएगा, जिसकी वजह से दे रिपल ईच अदर, और वो एक दूसरे के आसपास नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? दे आर क्वाइट स्टेबल, राइट। नाउ सी, अगर मैं चार्ज को रिमूव कर दूं, we know that colloidal particles are charged in nature, because of that they are stable. If somehow the charge is removed, चार्ज रिमूव करूंगी तो क्या होगा? द पार्टिकल विल कम नियरर टू ईच अदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स, एंड और वी कैन से दैट जो पार्टिकल्स है, अगर मैंने चार्ज हटा दिया कोलाइडल पार्टिकल्स का, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे और वो क्या बना लेंगे? एग्रीगेट बना लेंगे, या फिर मैं कह सकती हूँ दे आर कोगुलेटेड। और वो क्या करेंगे? दे विल सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ settling of colloidal particles is called coagulation और precipitation of the soil। जब colloidal particles settle हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। और हमें ध्यान रखना है कोगुलेशन कब पॉसिबल है? अगर हम कोलाइडल पार्टिकल्स का क्या कर देते हैं? चार्ज को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं बीकर में क्या प्रेजेंट है? आपका इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, और हमने क्या उसमें ऐड किया है? कोगुलेंट ऐड किया है। कोगुलेंट ऐड हम क्यों कर रहे हैं? कोगुलेशन करने के लिए। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इम्प्योरिटीज। जैसे मैं कोगुलेंट ऐड कर रही हूँ, कोगुलेंट क्या करेगा? इम्प्योरिटी के साथ क्या कर लेगा? प्रेसिपिटेट बना लेगा। इट विल ट्रैप इम्प्योरिटीज एंड इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। और जो भी प्रेसिपिटेट बना है, जो भी कोगुलेशन हुई है, तो कोगुलेंट और या फिर एग्रीगेट जो है वो क्या हो जाएंगे? दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम, राइट। Now see, the coagulation of the lyophobic soil can be carried out in the following ways. Lyophobic soils की हम coagulation जो है वो कर सकते हैं। मेन जो प्रिंसिपल होगा coagulation का वो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज रिमूव हो गया, इट मीन्स उसकी coagulation पॉसिबल है। Now see, first method is electrophoresis. Electrophoresis हमने अभी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होते हैं? अपोजिटली चार्ज जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं, और वहां पे क्या होगा? उनका जो चार्ज है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। द कोलाइडल पार्टिकल्स move towards oppositely charged electrodes they and get discharged and precipitate। जैसे ही वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, उनका जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जैसे ही चार्ज डिस्चार्ज हो गया, they will get coagulated or precipitated। सेकंड है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल। अगर हमने एक कोलाइडल पार्टिकल लिया है, सपोज वो पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर मैं उसमें नेगेटिवली चार्ज सोल मिक्स कर देती हूँ इक्वल अमाउंट में, तो उसकी क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। सो आई कैन से दैट oppositely charged soles when mixed in almost equal proportion neutralizes their charges and get partially or completely precipitated। अगर मैं इक्वल अमाउंट में अपोजिटली चार्ज सोल्स को मिक्स कर रही हूँ, तो उनकी चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाती है, और वो क्या हो जाते हैं? पार्शली और कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा है कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो सोल है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। और अगर मैं आर्सेनिक सल्फाइड जो कि नेगेटिवली चार्ज सोल है उसमें मिक्स कर देती हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और इस टाइप की कोगुलेशन को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल कोगुलेशन। आपस में हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल कोगुलेशन बोलते हैं। सो दिस इज सेकंड मेथड ऑफ कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। थर्ड है बाय बॉइलिंग। हम बॉइलिंग से कैसे कर सकते हैं? जब हम सोल को बॉइल करेंगे तो क्या होगा? जो एड्सॉर्ब लेयर है, उस जो सरफेस पे जो एड्सॉर्ब लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों डिस्टर्ब हो जाएगी? क्योंकि कोलिजन हो रही है, एनर्जी मिल रही है बॉइलिंग होने की वजह से, जिसकी वजह से कोलिजन होगी मॉलिक्यूल्स की, किसके साथ? डिस्पर्जन मीडियम के साथ, राइट। तो दिस विल रिड्यूस द चार्ज ऑन पार्टिकल। कोलिजन होने की वजह से क्या होगा? जो चार्ज होगा डिस्पर्जन मीडियम पे, वो क्या होगा? इट विल रिड्यूस द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स एंड अल्टीमेटली लीड टू सेटलिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, राइट। तो उसमें क्या होगा? हमने बॉइलिंग किया है, जब हम बॉइल कर रहे हैं सोल को, तो जो एड्सॉर्ब लेयर है
वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज्ड कोलिजन विद द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम जो है उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं जो लेयर एड्सॉर्ब हुई है उसके साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, जो चार्ज होगा कोलाइडल पार्टिकल पे वो रिड्यूस हो जाएगा, और अगर चार्ज रिड्यूस हो गया तो अल्टीमेटली इट विल सेटल डाउन टू फॉर्म प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट मेथड इज बाय पर्सिस्टेंट डायलिसिस। डायलिसिस हमने पढ़ा है, डायलिसिस क्या होता है, जनरली इट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बिकॉज दे कैन इजीली पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इजीली मूव कर जाते हैं और कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो पार्चमेंट पेपर को क्रॉस नहीं कर पाते, वो वहीं सेटल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ज्यादा देर तक डायलिसिस करूंगी तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे दे विल इजीली मूव आउट ऑफ द कोलाइडल solution. So on prolonged dialysis, traces of electrolyte present in the soil, जो भी सोल के साथ जो मिक्स है इलेक्ट्रोलाइट्स वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे ऑलमोस्ट कंप्लीटली। और अगर इलेक्ट्रोलाइट रिमूव हो गए इसका मतलब कोलाइड्स भी अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि उनका चार्ज भी जा रहा है एंड अल्टीमेटली दे विल कोagulate. The last method is by addition of electrolyte. Last method क्या है, by addition of electrolyte. Electrolyte add करके भी हम क्या कर सकते हैं, mutual coagulation की तरह ही है ये भी एक मेथड। इसमें क्या है, when excess of electrolyte is added, हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट्स आर चार्ज, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। तो जब मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करती हूँ तो उस केस में क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और हम कह सकते हैं अगर चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो दे विल गेट प्रेसिपिटेटेड। रीजन क्या है, द रीजन इज दैट कोलाइड इंटरेक्ट विद आयंस कैरिंग चार्ज opposite to that present in on themselves. कोलाइड्स पे चार्ज है और जो इलेक्ट्रोलाइट है उन पे भी चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होगा, उन दोनों की जो चार्ज है दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड दिस विल लीड टू कोagulation. The ion responsible for neutralization of charge on the particle is called coagulating ion. जो इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोलाइड पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस आयन को हम क्या बोलते हैं, कोagulating आयन. इट मींस जो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या करेगा, इट विल कोagulate पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, राइट, इट विल कॉज precipitation of positively charged soul, and similarly जो positive ion होगा electrolyte का it will cause the precipitation of negatively charged soul. So these were few methods for coagulation of lyophobic salts. और व्हाट इज कोagulating वैल्यू, हमने ये पढ़ा है कि कोagulation होता क्या है, कोagulating आयन क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कोagulating वैल्यू। कोagulating वैल्यू क्या होती है, तो हमें पता है हम कोagulation कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल के करते हैं, ये भी एक मेथड पढ़ा हमने। लास्ट मेथड पढ़ा है कि कोagulation करने के लिए हम एक मेथड क्या यूज करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कोagulating वैल्यू क्या होती है, मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हम इसमें लेते हैं मिलीमोल्स पर लीटर में लेते हैं, which is required to cause precipitation of salt in 2 hours. 2 hours में प्रेसिपिटेशन करने के लिए सोल की जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए होता है इन यूनिट्स ऑफ मिलीमोल्स पर लीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोagulating वैल्यू बोलते हैं, राइट, दैट इज कोagulating वैल्यू. नाउ सी प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। हमने पढ़ा है कि दो टाइप की सोल्स होती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड सोल्स। और हमने ये भी पढ़ा है कि लायोफोबिक सोल्स के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि हम कैसे उसकी कोagulation कर सकते हैं। अब देखिए लायोफिलिक सोल्स जो होती है दे आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल. दिस इज जनरली आस्क्ड इन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स, क्यों स्टेबल होती है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लायोफिलिक कोलॉइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड. लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग. दोनों जो लायोफोबिक कोलॉइड्स और जो लायोफिलिक कोलॉइड्स है दोनों पे क्या होता है, चार्ज होता है, ये हमें पता है. तो दोनों स्टेबल होती है ड्यू टू चार्ज. बट एडिशनल फैक्टर क्या है लायोफिलिक कोलॉइड्स में, they are also extensively solvated. वो solvated भी होती है, उसके अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, solvent molecules.
that is colloidal particles are covered by a sheet of liquid in which they are dispersed. उसके अराउंड क्या होती है, सॉल्वेंट की लेयर की कवरिंग होती है, जिस भी सॉल्वेंट में हमने उसको क्या किया है, कोलॉइड्स को डिस्पर्स्ड किया है। डिस्पर्शन मीडियम जो है वो एक लेयर बना लेता है अक्रॉस लायोफिलिक कोलॉइड, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। एक और यूनिक प्रॉपर्टी होती है लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी बोलते हैं। क्यों प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स बोलते हैं? बिकॉज दे प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलॉइड्स। Lyophilic colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids. और वो कैसे करता है ये सब? When a lyophilic sol is added to lyophobic sol, the lyophilic particles form a layer around lyophobic particles and thus protect the layer from the electrolytes. हमें पता है कि अगर कोगुलेशन होती है तो कोगुलेशन करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। एंड वी नो लायोफोबिक सोल्ट इज लेस स्टेबल, लायोफोबिक सोल्ट लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू लायोफिलिक। तो अगर हमें लायोफोबिक सोल्ट को बचाना है कि उसकी कोगुलेशन ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर देते हैं। और प्रोटेक्शन कौन करता है? लायोफिलिक सोल करता है। लायोफिलिक सोल कैसे उसकी प्रोटेक्शन करता है? इट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड लायोफोबिक पार्टिकल्स। जो लायोफोबिक पार्टिकल्स है उसके अराउंड वो क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, और जिसकी वजह से जो लायोफोबिक पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में नहीं आ पाते और इसलिए उसकी कोगुलेशन नहीं होती। बिकॉज ऑफ दैट लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी बोलते हैं। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट हार्डेस्ट-कोल्ज़े रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसके दो पार्ट्स है मेनली। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर इफेक्टिव फॉर कोगुलेशन। अगर हमें कोगुलेशन करनी है तो उसके लिए क्या होता है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। सपोज मुझे पॉजिटिवली चार्ज सोल की कोगुलेशन करनी है तो मुझे ऑपोजिट चार्ज आयन डालना पड़ेगा, नेगेटिव आयन डालना पड़ेगा। तो दिस इज फर्स्ट रूल दैट ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर इफेक्टिव फॉर कोगुलेशन। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, the coagulating power of electrolyte increases with increase in charge on the ions used for coagulation. अगर हमें किसी भी कोलाइड्स की कोगुलेशन करनी है, किसी भी सोल की कोगुलेशन करनी है, तो इसका मतलब हम क्या डाल रहे हैं, उसमें कोगुलेंट डाल रहे हैं। इट मीन्स कोगुलेटिंग पावर जो होगी इलेक्ट्रोलाइट की वो इंक्रीज होएगी विद इंक्रीज इन चार्ज ऑन द आयन यूज्ड फॉर कोगुलेशन। सपोज मुझे नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को कोगुलेट करना है। नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आयन प्रेजेंट होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट में। इट मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है उसमें जितना ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा, जितनी ज्यादा वैलेंसी प्रेजेंट होगी पॉजिटिवली चार्ज आयन की, उतना ज्यादा क्या होगा, उसका कोगुलेशन करने की टेंडेंसी होगी और उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, कोगुलेटिंग पावर। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हैज हायर वैलेंसी एज कंपेयर टू बैरियम 2 पॉजिटिव। यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। और सपोज मुझे क्या करना है, नेगेटिव सोल है मेरी, आर्सेनिक सल्फाइड मैंने सोल ली है जो कि नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो उसको कोगुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट। तो उसमें क्या है, जितनी ज्यादा हायर वैलेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, कोगुलेटिंग पावर होगी। इट इज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की ज्यादा कोगुलेटिंग पावर है एज कंपेयर टू बैरियम 2 पॉजिटिव, और बैरियम 2 पॉजिटिव की Na पॉजिटिव से ज्यादा क्या है, कोगुलेटिंग पावर है। ऐसे ही अगर हम पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड को कोगुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो नेगेटिवली चार्ज आयन देखेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट में जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी नेगेटिवली चार्ज आयन की, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, कोगुलेटिंग पावर। इसका मतलब पॉजिटिव के लिए हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, नेगेटिव आयन चाहिए इलेक्ट्रोलाइट में से, तो इसमें 4 माइनस है, इसमें 3 माइनस वैलेंसी है, इसमें 2 माइनस एंड क्लोराइड में -4। इसका मतलब जितनी ज्यादा हायर वैलेंसी है नेगेटिवली चार्ज आयन की, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, कोगुलेटिंग वैल्यू। राइट, सो दिस इज हार्डेस्ट-कोल्ज़े रूल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी इमल्शन। हमने पढ़ा है कि कोलाइडल जो आपके कोलॉइड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम।
हमने जो डिस्पर्स्ड फेज लिया और डिस्पर्शन मीडियम लिया है वो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। उन्हीं में से एक होता है इमल्शन। इमल्शन क्या होता है, जब हमारे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो उस कोलाइडल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इमल्शन। सो इमल्शंस आर लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम, or we can say that the dispersion of finely divided droplets in another liquid, एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में प्रेजेंट होना जो हमें कोलाइडल सिस्टम देता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। और जो हमने दो लिक्विड लिए हैं ये या तो क्या होंगे, दीज आर इमिसिबल, या तो दोनों ही इमिसिबल होंगे या फिर क्या होंगे, पार्शियली मिसिबल लिक्विड होंगे जब हम उनको क्या करते हैं, शेक करते हैं। जैसे ऑयल एंड वाटर है, राइट, जब हम ऑयल और वाटर को शेक करते हैं दे विल फॉर्म टू डिफरेंट लेयर्स। वो किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का एग्जाम्पल है। और जो इमल्शन होते हैं वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर एंड वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। एक केस में हम ऑयल को डिस्पर्स्ड फेज लेते हैं और वाटर को डिस्पर्शन मीडियम लेते हैं। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्शन medium. So we can say oil in water type and second one is water in oil type. So these are two type of emulsions. Here you can see example दे रखे है, water in oil दिखा रखा है आपको। first one is water in oil, right? इसमें oil जो है वो क्या है, dispersion medium ज्यादा amount में present है जो कि brown color से आपको दिखा रखा है। और जो water है वो क्या है, आपके water के droplets है, that is dispersed phase. Here oil in water है, इसका मतलब इसमें water जो है blue phase से दिखाया है। water जो है वो क्या है, dispersion medium है, और जो oil क्या है वो क्या है, dispersed phase है। Now see what are emulsifying agents. Emulsifying agents क्या होते हैं? इमल्शन जो होता है ऑयल इन वाटर, अगर मैं वाटर में ऑयल डालती हूँ तो आपने देखा होगा वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और जैसे ही हम उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो हम देखेंगे कि ऑयल और वाटर जो होता है वो डिफरेंट लेयर्स बना लेता है ऑन स्टैंडिंग, राइट। थोड़ी देर के लिए भी अगर हम उसको रखते हैं तो वो क्या कर लेता है, डिफरेंट लेयर्स बना लेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। सो फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन a third component is added which is known as emulsifying agent. अब हमें देखना है कि वो ऑयल इन वाटर टाइप है और वाटर इन ऑयल टाइप है। डिपेंडिंग अपॉन दैट हम जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे डिफरेंट इमल्शन के लिए। इमल्सिफाइंग एजेंट करता क्या है, जनरली the emulsifying agent forms an interfacial film between suspended particles, that is colloidal particles, and the medium. जो colloidal particles है आपके और जो dispersion medium है उनके बीच में एक interface film बना देता है, राइट। हमें जैसे ही वो इंटरफेशियल फिल्म बनाएगा हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा ऑयल है और कौन सा वाटर, हम अलग से दोनों लेयर्स को नहीं देख पाएंगे। तो वो क्या कर रहा है, इमल्सिफाइंग एजेंट स्टेबलाइज कर रहा है इमल्शन को। तो अगर हमें देखना है कि ऑयल इन वाटर इमल्शन जो है वो कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं तो हम उसके लिए क्या डालेंगे, ऑयल इन वाटर इमल्शन जो होता है उसके लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज करते हैं वो क्या होता है, प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सॉल्ट्स, राइट। और जो वाटर इन ऑयल है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैवी मेटल सॉल्ट्स और फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लैम्प ब्लैंक एक्सेट्रा। ये क्या, इमल्सिफाइंग एजेंट। एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जांपल दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर इन ऑयल है या फिर ऑयल इन वाटर है तो आप इनमें से एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाउ सी लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। एप्लीकेशन जो है कोलॉइड्स कहाँ कहाँ होती है। फर्स्ट एप्लीकेशन है इन मेडिसिन, राइट। मेडिसिन जो होते हैं उनमें कोलॉइड्स की ग्रेट एप्लीकेशन है। या फिर वाई कोलाइडल मेडिसिन आर मोस्ट इफेक्टिव। जो मेडिसिन कोलाइडल नेचर की होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। सी कोलाइडल मेडिसिन जो होती है दे आर मोर इफेक्टिव बिकॉज they have large surface area and therefore easily assimilated, राइट। जो कोलाइडल मेडिसिन होती है उनका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है। और आपको पता है जितना ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए कोलाइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव। और ज्यादातर जो मेडिसिन होती है दे आर कोलाइडल इन नेचर। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर
कोलाइडल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल अर्गोइल, ये क्या होता है, सिल्वर सोल होती है और इसको किस तरह यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज एन आई लोशन, आई लोशन की तरह यूज किया जाता है, ये सिल्वर की सोल होती है। ऐसी काला अजार जो होती है वो क्या होती है, कोलाइडल एंटीमनी, राइट। काला अजार को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोलाइडल एंटीमनी को यूज किया जाता है। कोलाइडल गोल्ड जो होता है इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में यूज किया जाता है, इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स में इंजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, कोलाइडल गोल्ड को यूज किया जाता है। और जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इट इज एन एंटासिड, ये इमल्शन है एंड इट इज यूज्ड फॉर स्टमक डिसऑर्डर। सो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स इन मेडिसिन्स। नेक्स्ट है टैनिंग। टैनिंग में क्या होता है, टैनिंग कैसे होती है, एनिमल की जो हाइड्स होती है दे आर आल्सो कोलाइडल इन नेचर। व्हेन अ हाइड व्हिच हैज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, आपको पता है जो एनिमल हाइड्स होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, उसको हम किस में सॉक करते हैं, इट इज सॉक्ड इन टैनिन व्हिच कंटेन नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। सी हियर, टैनिन जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो एनिमल हाइड होती है वो क्या आएगी, पॉजिटिवली चार्ज। और आपको पता है अगर अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन होने की वजह से आपको पता है म्यूचुअल कोगुलेशन हो रही है, इसकी वजह से क्या होगी, प्रेसिपिटेशन होती है, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमने लेदर लिया है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। सो इट इज यूज्ड इन हार्डनिंग ऑफ लेदर और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैनिंग बोलते हैं। तो जनरली कौन से सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं टैनिंग के लिए, क्रोमियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ टैनिंग। तो दिस इज वन एप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज इन कोटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। कोटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर में बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन होती है स्मोक की। हमें पता है स्मोक क्या होता है, स्मोक इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। हमें पता है सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन गैसियस मीडियम, राइट। तो ये क्या हो गया, एरोसोल का एग्जांपल हो गया, दिस इज आल्सो कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखिए स्मोक जो होता है बिफोर इट कम्स आउट ऑफ चिमनी, स्मोक जो है चिमनी से निकल के आता है उससे पहले हम क्या करते हैं, इट इज लेट थ्रू अ चैम्बर कंटेनिंग प्लेट्स हैविंग अ चार्ज ऑपोजिट टू दैट कैरिड बाय स्मोक पार्टिकल्स। स्मोक पार्टिकल कोलाइडल है नेचर में, जिसकी वजह से स्मोक पार्टिकल्स पे क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा। इससे पहले कि चार्ज जो है वो प्रेसिपिटेटर से बाहर आए, चिमनी से बाहर आए, हम क्या करते हैं, हमने ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स लगा रखी है, राइट। हमने क्या किया है, जो भी यहाँ से स्मोक अगर निकल रहा है, स्मोक अगर निकल रहा है तो ऊपर क्या है, ऑपोजिटली चार्ज हमने लगा रखी है प्लेट्स। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा स्मोक में, वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जो नेगेटिवली चार्ज स्मोक है वो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड दे विल फॉर्म प्रेसिपिटेट एंड दैट प्रेसिपिटेट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। इसका मतलब जो स्मोक बाहर निकल रहा है उसमें क्या हो गया, उसका जितना भी चार्ज था वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया है। तो वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद दीज प्लेट्स दे विल लूज देयर चार्ज, वो अपना चार्ज लूज कर देंगे एंड दे विल गेट प्रेसिपिटेटेड। So the particles they will settle down on the floor of the chamber and this process or this precipitator is called Cottrell precipitator. इसको हम क्या बोलते हैं, Cottrell precipitator बोलते हैं, right? So this is most important application. लास्ट वन इज इन फोटोग्राफिक प्लेट्स। फोटोग्राफिक प्लेट्स या फिर फिल्म्स जो होती है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग एंड इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड। यू नो सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। तो हम क्या करते हैं, जो सिल्वर ब्रोमाइड को हम जेलेटिन में हमने बनाया हुआ है, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको, उसकी कोटिंग करते हैं, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है उनको कोट करते हैं लाइट सेंसिटिव जो सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन है उसके इमल्शन से, राइट, ओवर ग्लास प्लेट्स और सेलुलाइड फिल्म्स। सेलुलाइड फिल्म्स या ग्लास प्लेट्स पे हम उसको क्या करते हैं, उसकी क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। सो फोटोग्राफिक प्लेट्स में कैसे अप्लाई हो रहा है कोलॉइड्स, फोटोग्राफिक प्लेट्स ऑफ फिल्म्स जो है हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम एक कोटिंग कर देते हैं लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन की ओवर ग्लास प्लेट्स या फिर सेलुलॉइड फिल्म्स। दिस वाज ऑल अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। थैंक यू।